जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस विथ आशीष कुमार। आज हम लोग लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग लोकसभा के बारे में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा, जिसको सामान्य भाषा में निचला सदन भी कह दिया जाता है, लोकसभा सदन का लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। तो आइए अब लोकसभा के बारे में यह जानते हैं कि इसका गठन कैसे किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित चर्चा की गई है, जिसमें इसके सदस्यों से संबंधित चर्चाएं की गई है, जिसमें बताया गया है जैसे आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में यह बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो राज्यों से जो सदस्य आएंगे उनका अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी। तो राज्यों से आने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या, अर्थात जो सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे उनकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी। और इसी में आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में यह बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो यह हो गया आर्टिकल 81(1) में राज्यों से आने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या। आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में यूनियन टेरिटरी से आने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में चर्चा की गई है। और वहीं लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो यह अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है यह 552 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो सदस्य संख्या है यह 543 वर्तमान में यह है अधिकतम। अर्थात कि अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है, और वर्तमान में जो अभी सदस्य लोकसभा में है वो 543 सदस्यों का जो है निर्वाचन लोकसभा के लिए किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि राज्यों से जो सदस्यों का अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है यह कितना है। तो जो राज्यों से अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है वो 530 है, 530, परंतु वर्तमान में जो सदस्य हैं यह 524 ये वर्तमान में सदस्य हैं। और वहीं जो राज्यों से निर्धारण किया गया, यूनियन टेरिटरी से निर्धारण किया गया है, यह 20 सदस्यों का निर्धारण किया गया है, परंतु अभी वर्तमान में 19 सदस्य हैं। अर्थात कि राज्यों से जो सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होके जाएंगे वो अधिकतम 530 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनका निर्वाचन जो है 524 सदस्यों के लिए किया जाता है। और जो यूनियन टेरिटरी से होंगे वो 20 सदस्यों का निर्वाचन अधिकतम किया जा सकता है, परंतु वे अभी 19 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो आइए अब यह देखते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए तो लोकसभा में ही जो है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य
मनोनयन कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा के लिए कर सकते थे यदि उनको लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त नहीं है। परंतु 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से संसद ने इस प्रावधान को हटा दिया। इसको 104 संविधान संशोधन 2019 से हटा दिया गया। यह प्रभावी हुआ 2020 से, जिससे कि अब ना तो राज्य के विधानमंडलों में और ना ही संसद में ऐसा कोई प्रावधान अब हो सकता है, अर्थात कि अब ऐसा प्रावधान राज्य विधानमंडल में और संसद में कहीं पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होता है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग लोकसभा के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा का चुनाव चुनाव प्रणाली। सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि लोकसभा में के जो है यह चुनाव प्रणाली जो होती है इसका निर्वाचन क्षेत्र कैसा होता है। तो सबसे पहले इसको प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरे भारत क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे अभी पूरे भारत क्षेत्र को कितने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग बांट दिया गया है, जिससे कि ये जो सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर के लोकसभा में आ रहे हैं ये अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सके। इसलिए पूरे भारत भौगोलिक क्षेत्र को जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रणालियों में बांट दिया जाता है। और इसी में दूसरा आता है कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा हो गया एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र संपूर्ण भारत क्षेत्र में बनाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए 543 निर्वाचन क्षेत्र भारत में बनाए गए हैं, तो इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों से केवल 543 सदस्य ही निर्वाचित होकर के लोकसभा के लिए जाएंगे। इसमें यह नहीं होगा कि 543 सदस्यों में किसी क्षेत्र से 2 व्यक्ति जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति ही लोकसभा में जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में आएगा। और तीसरा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में ही है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जैसे विधानमंडल के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है उनका चुनाव किया जाता है। लेकिन परंतु लोकसभा के सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जैसे जनता अभी हाल ही में 2024 का आम चुनाव हुआ, तो उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का जो है चुनाव किया गया, तो इसीलिए इसको जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि लोकसभा में जाके उस जनता का जो है प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। और
इसी में आता है कि पहले खंभा छूने की पद्धति। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, अर्थात जैसे जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि 10 सदस्य जो है चुनाव मैदान में है, तो उन 10 सदस्यों में ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है कि उतना मत जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 1000 मत पड़ा, 1000 मत पड़ा और इसमें से 5 व्यक्ति मान लीजिए चुनाव मैदान में है। किसी व्यक्ति को 400 मत पा गया, ये 400 मत, ये मान लीजिए 250 मत मिल गया, इनको मान लीजिए 200 मिल गया और आगे ऐसे ऐसे मिलकर चला गया। तो इसमें क्या है कि कोई ये कोटा निर्धारित नहीं है कि जो है 50% मत पाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत जिसको मिल जाएगा वह व्यक्ति जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है यह 400 मत पाने वाले व्यक्ति को यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इसी को जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अर्थात सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति कहते हैं। जैसे मान लीजिए इन 5 व्यक्तियों को एक रेस में दौड़ा दिया जाए, जो व्यक्ति सबसे पहले उस रेस के जो है अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगा उसे जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है कि जो सबसे ज्यादा मत पाएगा उसी व्यक्ति को जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। आइए अब यह देखते हैं कि जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन में यह मत देने की जो वो है कोई व्यक्ति कितने वर्षों में मत देने के लिए अर्ह हो सकता है। तो इसमें यह था कि जो है 1988 तक जो था यह 21 वर्ष था, अर्थात कि कोई व्यक्ति यदि 21 वर्ष की आयु जो है पूरी कर लेता है तो वह एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के लिए आरहित हो जाता था। परंतु 61वें संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है यह आयु कर दी गई। अर्थात 61वें संविधान संशोधन के बाद जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह व्यक्ति एक वोट के अधिकार के लिए जो है योग्य हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रतिनिधि का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने के लिए अर्ह हो जाता है, वह व्यक्ति अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। तो यह जो है 61वां संविधान संशोधन यह जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिए। ये जो है सवाल जो है यह पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो है परिसीमन आयोग और लोकसभा की शक्तियां और लोकसभा के कार्यों के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। धन्यवाद।